राधे राधे आप सभी को। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कौन सा? पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 1 किससे डील करता है? पार्ट 1 डील्स विद सेक्शन 5 से 55। पार्ट 1 क्या स्टेट करता है कि पार्टीज को केस में किन फैक्ट्स को प्रूव करना है और what kind of facts may be proved in a case, है ना। जबकि जो सेकंड पार्ट है वो किससे डील करता है? पार्ट 2 डील्स विद मेथड्स और मैनर्स और मोड्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, as to how those facts may be proved। क्लियर हुआ? यानी जो 5 से 55 वाले फैक्ट्स हैं इनको प्रूव करने का क्या मेथड है? पार्ट 2 डील्स विद मेथड्स और मैनर्स और मूड्स एज टू हाउ दोज फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड। दोज फैक्ट्स का मतलब क्या है यहां पर? दोज फैक्ट्स मीन्स जो 5 से 55 में गिवन है। ओके, तो सेकंड पार्ट जो है वो कहां से कहां तक के सेक्शन को कवर करता है? पार्ट 2 कवर्स सेक्शन 56 टू सेक्शन 99। ठीक है, एग्जाम्पल करें इसका एक। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर एक डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर एक डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। अब ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया। ए ने क्या किया साहब? ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया। ए क्या क्लेम करता है? ए क्लेम्स ऑन 10 अक्टूबर 1951 बी ने मेरे फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी है जी। ठीक है, ए क्लेम करता है कि 10 अक्टूबर 1951 को बी ने मेरे फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर। अब बी क्लेम करता है कि जनाब मैंने ए के फेवर में किसी भी तरह की कोई भी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करी है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ है सूट में कि क्या बी ने ए को प्रॉपर्टी सेल की है? भाई जो सूट में क्वेश्चन उठाया वो क्या उठाया कि क्या बी ने ए के फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट करी है या प्रॉपर्टी सेल की है ना? यही क्वेश्चन है। तो अब ए को यहां क्या प्रूव करना है कि बी ने मेरे फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट करी है, यानी ए को कोर्ट में सेल डीड के फैक्ट्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो आप यहां ध्यान से समझिए। व्हेन द क्वेश्चन इज व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड, तो आंसर क्या है? सेल डीड के फैक्ट्स, है ना भाई। जब क्वेश्चन ये है कि कौन से फैक्ट्स प्रूव करने हैं, इस केस में कौन से फैक्ट्स प्रूव करने हैं, तो आंसर क्या है जी? सेल डीड के फैक्ट्स प्रूव करने हैं। और ये किस पार्ट में गिवन है? सेक्शन 5 से 55 में। ओके, एंड व्हेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैनर और मोड ऑफ प्रूविंग दोज फैक्ट्स, यानी ए उस सेल डीड को कैसे प्रूव करेगा, तो ये किस पार्ट में गवर्न होगा? ये पार्ट 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में गवर्न होगा। ओके, व्हाट इज द मोड और मैनर और मेथड ऑफ प्रूविंग दोज फैक्ट्स। दोज फैक्ट्स यानी सेल डीड के फैक्ट्स को कैसे प्रूव किया जाएगा, तो ये किस पार्ट में गवर्न होगा? पार्ट 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब ए उस सेल डीड को कैसे प्रूव करेगा जी? ए के पास इस सेल डीड को प्रूव करने के कई सारे ऑप्शंस है जी। जैसे ए कैन फाइल ओरिजिनल सेल डीड इन कोर्ट विच इज एग्जीक्यूटेड बाय बी इन हिज फेवर। ठीक है, ए क्या कर सकता है? ए ओरिजिनल सेल डीड को कोर्ट में फाइल कर सकता है
जो बी ने ए के फेवर में एग्जीक्यूट करे हैं, और ए कैन प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सेल डीड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ए जो है सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है, कहां से? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। थर्ड, ए किसी थर्ड पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगा जिसके सामने वो सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी। जैसे सपोज करो सी के सामने वो सेल डीड एग्जीक्यूट करी गई थी, ओके। तो अब ए सी को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगा इन ऑर्डर टू प्रूव सेल डीड, दैट इज ए विटनेस ऑफ सेल डीड को प्रोड्यूस कर देगा, ओके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू ए जो है सेल डीड के फैक्ट्स को प्रूव कर सकता है, ओके। अब थोड़ा सा रफ आइडिया मिला आपको कि पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, किस किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, है ना। आगे चलें अब, चलिए अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 से 55 gives a sort of list as to what kind of facts may be proved in a case. Section 56 to 99 gives the method as to how those facts may be proved. ठीक है, इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं अभी। आगे देखते हैं। The general rule is that all facts in issue and relevant facts must be proved by evidence either oral or documentary. To this general rule there are 2 exceptions. तो क्या बताया इन्होंने? जनरल रूल इज सभी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को या तो ओरल एविडेंस से प्रूव किया जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। लेकिन इस जनरल रूल के 2 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से? नंबर 1, फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल, सेक्शन 56 से 57 में गिवन है, एंड सेकंड इज फैक्ट्स एडमिटेड, ओके। तो वैसे तो जनरल रूल ये है कि सभी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को या तो ओरल एविडेंस से प्रूव किया जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। लेकिन इस जनरल रूल के 2 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, सिमिलरली फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब आगे क्या कहता है जी? जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स आर नॉट रिबटेबल। इसका मतलब क्या है? आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा कोशिश करिए, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि इसका मतलब क्या है, ओके। आगे चलते हैं। अब सेक्शन 56 देखते हैं। सेक्शन 56 क्या स्टेट करता है? फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। तो क्या कहता है सेक्शन 56? फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी उन्हें प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर हम इस सेक्शन की ऐसे रीडिंग भी कर सकते हैं, फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड, ओके। अगर आपको लेमन लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड। आगे देखते हैं। सेक्शन 56 एस्टेब्लिश फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी सेक्शन 56 उन फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करता है जिनको पार्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है जी? सेक्शन 56 रिलीव बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम पार्टीज। जो सेक्शन 56 है वो पार्टीज के ऊपर से बर्डन ऑफ प्रूफ को रिलीव कर देता है। कैसे? बिकॉज अभी तो हमने पढ़ा कि सेक्शन 56 उन फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करता है जिनको पार्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कोर्ट पर से इन फैक्ट्स को प्रूव मान लेगी, है ना। हमने क्या पढ़ा था सेक्शन में? फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट इन फैक्ट्स को प्रूव मान लेगी। दैट मीन्स अब पार्टीज को इन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने बताया सेक्शन 56 रिलीव बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम पार्टीज। अब आगे इन्होंने बताया जी सेक्शन 56 to 58 provides for facts which need not be proved by party. Such fact will be admissible even without the party having duly proved it. यानी सेक्शन 56 से 58 वो फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिनको पार्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और
ऐसे फैक्ट्स को बिना ड्यूली प्रूव्ड के ही एडमिसिबल कर लिया जाएगा। दैट मीन्स पार्टीज नीड नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव सच फैक्ट्स। ओके, आगे बोलता है जी जुडिशियल नोटिसेबल। तो अब ये जो वर्ड है जुडिशियल नोटिसेबल, इसका क्या मतलब है जी? हमने सेक्शन में पढ़ा था ना, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, और जो सेक्शन का टाइटल था वो क्या था? फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल। तो जुडिशियली नोटिसेबल का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं एक बार। जुडिशियल नोटिसेबल मीन्स रिकॉग्निशन विदाउट प्रूफ ऑफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग और एज बीइंग ट्रू। यानी किसी फैक्ट को रिकॉग्नाइज कर लेना कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या ये जो फैक्ट है ये ट्रू है, विदाउट प्रूफ, यानी बिना प्रूफ के। ओके, किसी फैक्ट को रिकॉग्नाइज कर लेना कि ये जो फैक्ट है ये एग्जिस्ट करता है या ये फैक्ट ट्रू है, विदाउट प्रूफ। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल नोटिसेबल, सर्टेन फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। जुडिशियल नोटिसेबल के डॉक्ट्राइन के हिसाब से सर्टेन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज द कोर्ट हैज नॉलेज ऑफ सच फैक्ट्स, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स की कोर्ट को खुद से नॉलेज होती है। ओके, और आप एक बात याद रखना, जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन बाय कोर्ट ईदर सुओ मोटो और अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन बाय कोर्ट ईदर सुओ मोटो और अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज। कोर्ट सर्टेन मैटर्स का या तो खुद से जुडिशियल नोटिस ले सकता है या फिर पार्टीज की एप्लीकेशन पर जुडिशियल नोटिस ले सकता है। ओके, आगे बोलता है जी, द कोर्ट विल टेक नोटिस ऑफ सर्टेन मैटर्स विच आर सो क्लियरली एस्टेब्लिश्ड दैट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज डीम्ड अननेसेसरी, दे आर डीम्ड टू प्रूव पर से। यानी कोर्ट सर्टेन मैटर्स का जुडिशियल नोटिस ले लेगी जो इतने क्लियरली एस्टेब्लिश्ड हैं कि उनके एग्जिस्टेंस का एविडेंस अननेसेसरी है, दे आर डीम्ड टू प्रूव पर से। ओके, तो चलिए अब हम उस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स आर नॉट रिबटेबल। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि पार्टीज एविडेंस लीड करके इन फैक्ट्स को डिस्प्रूव नहीं कर सकती। पार्टीज एविडेंस लीड करके इन फैक्ट्स को डिस्प्रूव नहीं कर सकती। आगे जब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए, बस चीजों को सुनने पे ध्यान दीजिए। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है जी? दिस सेक्शन लेज डाउन दैट जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय लीडिंग एविडेंस। यानी फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी, ऐसे फैक्ट्स को एविडेंस लीड करके प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे स्टेट करता है, व्हाट इज जुडिशियल नोटिस? जुडिशियल नोटिस इज द कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ of certain matters which are so notorious or clearly established that evidence of their existence is deemed unnecessary। तो क्या बताया इन्होंने? जुडिशियल नोटिस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस टेकन बाय कोर्ट इटसेल्फ, यानी कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेगी या फिर सुओ मोटो ही किसी भी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लेगी, ऑफ सर्टेन मैटर्स विच आर सो नोटोरियस, नोटोरियस यानी बदनाम, और क्लियरली एस्टेब्लिश दैट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज डीम्ड अननेसेसरी। इस डेफिनेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद हो तो देखो ये रहा, द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ सर्टेन मैटर विच आर सो क्लियरली एस्टेब्लिश दैट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज डीम्ड अननेसेसरी। आगे इन्होंने बताया, a judge may use his own knowledge of such matter or may consult appropriate books or documents। यानी अब या तो जज उन मैटर्स पर अपनी खुद की नॉलेज यूज कर सकता है या अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट कर सकता है। ही मे इवन आस्क द पार्टीज टू असिस्ट हिम। जज चाहे तो पार्टीज से भी बोल सकता है कि आप मेरे को इस मैटर पे असिस्ट कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। जुडिशियल नोटिस इज बेस्ड अपॉन वेरी ऑब्वियस रीजन ऑफ कन्वीनियंस एंड एक्सपीडियंसी। जो जुडिशियल नोटिस है वो किस पे बेस्ड है? अपॉन द रीजन ऑफ कन्वीनियंस एंड एक्सपीडियंसी पे। यानी इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ऑफ कोर्ट सेक्शन 56 इज ओरिजिनेटेड। ओके, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है,
अब हम वो फैक्ट्स देखेंगे जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी, यानी ऐसे फैक्ट्स जिनको पार्टीज को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, होली पर सभी ऑफिसेज की छुट्टी रहती है। होली पर सभी ऑफिसेज की छुट्टी रहती है जी। अब आप ही बताइए, क्या पार्टीज को ये फैक्ट प्रूव करने की जरूरत है कि जनाब इस दिन होली थी और इसलिए ऑफिस बंद था? नहीं है। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा फैक्ट है जिसका कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी। इसी तरह रोड पर लेफ्ट साइड चलने का रूल है। रोड पर लेफ्ट साइड चलने का रूल है। सिमिलरली सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। इसी तरह श्री नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली इज 275 किलोमीटर। इसी तरह श्री योगी आदित्यनाथ जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय गांधी जी। नेक्स्ट, डिड डोनाल्ड ट्रंप विजिट इंडिया इन ईयर 2020? आंसर इज yes. He visited in India in year 2020 in January, state गुजरात। इसी तरह वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इन ईयर 2008। सिमिलरली नेशनल स्ट्राइक लाइक भारत बंद। इसी तरह पॉलिटिकल मूवमेंट्स जैसे कि अन्ना हजारे जी ने जो लॉन्च किया था 2011 में दिल्ली के अंदर। क्या आप मुझे उस मूवमेंट का नाम बता सकते हैं कमेंट करके? कौन सा मूवमेंट था वो? इसी तरह अदर मूवमेंट्स जैसे कि चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, आपको कुछ याद है? काफ़ी सारे लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए खुद से जाके उन पेड़ से चिपक गए थे और बदले में उन लोगों को ही काट दिया गया था। बहुत ही दुखद घटना थी ये, है ना? तो देखो, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर पेड़ लगाया करिए। कम से कम अपने जन्मदिन पर तो एक पेड़ जरूर लगाया करिए। ओके। इसी तरह प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय कांग्रेस रूलिंग पार्टी इंदिरा गांधी फ्रॉम ईयर 1975 टू 1977, जो कि देश पर एक कलंक बन के साबित हुआ। इसी तरह डेट ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, जैसे दिल्ली में जो चुनाव हुए थे वो 6 फरवरी को हुए थे जी। ठीक है। सिमिलरली पासिंग अवे ऑफ मैन ऑफ एमिनेंस, जैसे डेथ ऑफ इरफान खान, डेथ ऑफ श्री सुषमा स्वराज जी, डेथ ऑफ ऋषि कपूर एंड डेथ ऑफ माई वेरी क्लोज सुशांत सिंह राजपूत। खैर, इनकी डेथ का तो अभी यही नहीं पता लग पा रहा कि ये सुसाइडल है या मर्डर है ना? तो ये सारे फैक्ट्स कैसे हैं? ये सारे फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिनको पार्टीज को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है और कोर्ट इनका खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली इज 275 किलोमीटर एक्सेट्रा। ये वो फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी और पार्टीज को इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और आप याद रखना, ये लिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इनके अलावा भी कोर्ट काफी सारे अदर मैटर्स पर जुडिशियल नोटिस ले सकती है। ओके। अब देखो, यहां पर हमने एक लाइन पढ़ी थी, अ जज में यूज इज ओन नॉलेज ऑफ सच मैटर और मे कंसल्ट एप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे सपोज करके चलिए, जज साहब को नहीं मालूम कि डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली कितना है, तो जज साहब क्या करेंगे, वो एक एप्रोप्रिएट बुक को कंसल्ट कर लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि जयपुर से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ? हमने इसको बहुत ही वाइड एंगल से डिस्कस किया है, सभी तरह के अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि होली पर ऑफिस का छुट्टी होना, रोड पर लेफ्ट साइड चलना, सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली, क्विट इंडिया मूवमेंट, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, नेशनल स्ट्राइक, डेट ऑफ वोटिंग, पासिंग अवे ऑफ मैन ऑफ एमिनेंस, है ना? तो हमने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल को कंसिडर करके इस पूरे एरिया को समझा है। ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा फैक्ट इस समय आ रहा है एट प्रेजेंट कि जिसका कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले सकती है और पार्टीज को इस फैक्ट को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या कोई ऐसा फैक्ट अभी के टाइम पे आ रहा है?
सोचिए ज़रा, मेंटल एक्सरसाइज करिए। इस चीज़ से पूरा का पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। सोचिए क्या हो सकती है वो चीज़। यस, यू आर राइट, आंसर इज कोरोना वायरस। है ना, जो कोरोना वायरस है, कोर्ट इसका खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी और पार्टीज को इस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोरोना वायरस को ही कंसिडर करके आप मेरे को कुछ ऐसे चेंजेस बता सकते हैं जो कि सोसाइटी ने विटनेस किए हैं और कोर्ट जिनका जुडिशियल नोटिस ले लेगी। आप बता सकते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स? डालिए अपने माइंड पर जोर, आराम से एक कॉपी पेन उठाइए और जो जो चेंजेस कोरोना वायरस से हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिले हैं, वो सारे के सारे चेंजेस लिखिए और फिर ये सोचिए कि कौन सा फैक्ट इनमें से ऐसा है जिनका कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी। वीडियो को पॉज करिए और फिर पेन पेपर पर राइट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी विद रेस्पेक्ट टू कोरोना वायरस। नंबर 1, कोरोना वायरस केम फ्रॉम चाइना। सेकेंड, more than 5 lakh cases as on dated 1 July 2020 in India. Third, more than 20,000 deaths in India till 1st July due to coronavirus. Fourth, worldwide economic depression. Fifth, chaos in medical hospital. Sixth, work from home concept started. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी एमएनसीज में, यहाँ तक कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है ना। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनका कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी और पार्टीज को इनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके अलावा आप मेरे को खुद से 1-2 पॉइंट कमेंट करके बताइए। तो अब आपको सेक्शन का आइडिया मिला, क्लियर हुआ सेक्शन, एक आइडिया जनरेट हुआ सेक्शन 56 को लेकर। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, है ना। तो आप एक बात याद रखना, ये जो सेक्शन है ये केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे पीटी में ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कई दफ़े क्या होता है, मेंस में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि क्या कोर्ट कोरोना वायरस का जुडिशियल नोटिस ले सकती है ना। इस तरीके से प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो सेक्शन है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।